Assalamu alaikum. Today we will discuss income and cross elasticity of demand. What is the income elasticity of demand? Income elasticity of demand is the ratio of percentage change in demand to percentage change in income. In the last video हमने देखा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो सेम पैटर्न पे we can define income elasticity of demand, and it is denoted by YED or EDY. It is it is a ratio of percentage change in demand to percentage change in price. और अगर इसके लिए हमने पॉइंट मेथड लिखना हो तो हाउ कैन वी राइट दिस पॉइंट मेथड? तो दैट इज डेल्टा Q ओवर Q डिवाइडेड बाय डेल्टा Y ओवर Y. और अगर हमने मिड पॉइंट फार्मूला बताना हो तो दैट इज कि क्यू की जगह हम क्या यूज करेंगे, क्यू का मिड. वाई की जगह हम क्या यूज करेंगे, वाई का मिड. उसी तरह से जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिस्कस किया था. तो व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, एंड दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज द पॉइंट मेथड इज द डेल्टा Q ओवर Q divided by delta Y over Y, and the arc method is delta Q over Q1 plus Q2 divided by 2 and whole divided by delta Y over Y1 plus Y2 divided by 2. इनकम मेथड को हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. नॉर्मल गुड्स के लिए जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड होती है दैट वुड बी पॉजिटिव. वाई पॉजिटिव? हम एज वी नो कि नॉर्मल गुड वो होती है कि जिसको आप इनकम के बढ़ने पर पहले से ज़्यादा खरीदते हैं और इनकम के कम होने से पहले से कम खरीदते हैं. तो ऐसे केस में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव. सो अगर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है द गुड दैट वी आर डिस्कसिंग इज अ नॉर्मल गुड. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई इनकम गिवन हो और ये डिमांड फॉर अ गुड बताई हुई है. इनकम थी 10,000 और आप उसके 50 यूनिट्स परचेज कर रहे थे, और इनकम हो गई 20,000 और आप उसका 70 यूनिट परचेज कर रहे हैं. तो एक तो इसके इस रिलेशन से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक नॉर्मल गुड है. कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इनकम के बढ़ने से जो डिमांड है, डिमांड के यूनिट्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, और ये इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है. अगर हम इसको फार्मूले से हल कर लें, कभी क्वेश्चन आ जाता है, पेपर में भी आ जाता है, तो कि आप कैलकुलेट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पॉइंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, आर्क कर सकते हैं, या हमें जो कोई एडवाइस किया गया हो वो मेथड हम लगा सकते हैं. अगर इसको हम आर्क मेथड से करें या मिड पॉइंट फार्मूले से करें तो उसको कैसे लिखेंगे कि YED, अभी हमने जैसे देखा, डेल्टा Q ओवर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय डेल्टा Y ओवर Y1 प्लस Y2 ओवर 2. ये याद रहे कि जब आप फार्मूला लिख रहे होते हैं तो इसमें एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है, खासतौर पे इनकम मेथड में, कि आप ये इनकम जो कि आमतौर पर ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है उसको आप क्यू की जगह लिख देते हैं, और उससे आपका जो आंसर है बिल्कुल अपोजिट कैलकुलेट हो जाता है. तो इसके लिए इसको आपने केयरफुली देखना है कि पहले ये डेल्टा क्यू है और उसके बाद ये वाई है. इसमें हमने देखा व्हाट इज द डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू है, इसका मिड ले लिया, और इसी तरह से ये अपने डेल्टा वाई है, फिर उसका मिड ले लिया. द आंसर इज 0.5. अब 0.5 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि पॉजिटिव साइन शोज द गुड इज नॉर्मल, एंड 0.5 शोज कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज लेसर देन 1, ये 1 से कम है या इन इलास्टिक है. नाउ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर inferior goods.
इन्फीरियर गुड के लिए इनकम का क्या रिलेशन होता है? इनकम के बढ़ने पर अगर कोई गुड इन्फीरियर हो तो उसको आप पहले से कम परचेज करते हैं। अ गुड इज सेड टू बी इन्फीरियर इफ अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज लेस ऑफ दैट बाय इंक्रीजिंग द इनकम। कि अगर आप इनकम के बढ़ने पर किसी चीज़ को पहले से कम परचेज करने के लिए ख्वाहिश रखते हैं, तो इसका मतलब है कि गुड क्या है? इन्फीरियर है। तो इन्फीरियर गुड के लिए जो इनकम इलास्टिक डिमांड है उसका आंसर क्या आएगा? वो माइनस में आएगा। तो अगर आपको इनकम इलास्टिक डिमांड माइनस में मिले और पूछा जाए कि क्या ये गुड जो है वो नॉर्मल है या इन्फीरियर है, तो आपका आंसर होगा कि ये एक इन्फीरियर गुड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई वैल्यूज गिवन हो, जैसे कि ये वैल्यूज हैं, इनकम है ये, और इनकम बढ़ रही है, और उसके साथ जो डिमांड फॉर अ गुड है वो कम हो रही है। अगर इस पे हम फार्मूला अप्लाई करें, आर्क मेथड कर लें, तो क्या है? ये -30 क्या है? ये -30 चेंज इन क्यू है। ठीक है, क्वांटिटी में चेंज है, और ये उसका मिड है। उसके बाद ये 10,000 क्या है? ये चेंज इन वाई है ये। और 10,000 प्लस 20,000, इसका हमने मिड ले लिया और इससे आपने हल किया। ये रिजल्ट है। इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? आंसर इज इन माइनस, तो इसका मतलब क्या है? द गुड इज inferior. The value is greater than 1. It means income elasticity of demand is greater than 1. Ignoring this sign. पहले भी मैंने बताया था आपको कि साइन को इग्नोर करके वैल्यू को देखना होता है। तो अगर ये सपोज -5 भी हो तो उसका मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 1, क्योंकि माइनस साइन शोज द इनवर्स रिलेशनशिप। In case of income, if the relationship is inverse, it means the good is inferior. जिस चीज का हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सी गुड है? वो एक इंफीरियर गुड है। नाउ व्हाट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड? क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होती है कि आप एक चीज की प्राइस का किसी दूसरे की डिमांड के साथ रिलेट करें। तो हाउ कैन वी डिफाइन द क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड? आप देखेंगे पैटर्न सेम है। इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर वन गुड, किसी एक चीज की डिमांड का, टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड, किसी दूसरी चीज की प्राइस के साथ जो रेशो है, जो रिलेशन है, उसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसको डिनोट करते हैं एक्स ई डी से, या कहीं पर ई डी सी लिखा हो सकता है, या कहीं पर ई डी एक्स वाई लिखा हो सकता है। अगर ऐसे हो डी एक्स वाई, तो क्वांटिटी किसकी लेंगे? एक्स की, जो पहले हमने लिखा है, और प्राइस किसकी होगी? वाई की। तो इलास्टिक डिमांड या क्रॉस इलास्टिक डिमांड यहाँ पे क्या होगी? क्रॉस इलास्टिक डिमांड इज द पर इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर one good, that is the X good, due to the percentage change in price of other good, that is the Y good. तो it can be denoted as EDXY और XED। अगेन, अगर इसका हमने फॉर्मूला लिखना हो पॉइंट मेथड, तो कैसे लिखेंगे? दैट इज डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, और प्राइस किसकी होगी? वाई की, डेल्टा पी वाई ओवर पी वाई। ये पॉइंट मेथड हो गया। अगर हमने आर्क लिखना हो तो क्या होगा? हम इसका मिड ले लेंगे और सिंपली पी वाई का भी क्या करेंगे? मिड ले लेंगे। जैसे कि ये आ गया डेल्टा क्यू एक्स ओवर द मिड ऑफ टू वैल्यूज ऑफ एक्स, और इसी तरह से डेल्टा, सॉरी, ये डेल्टा पी वाई है, ये डेल्टा पी वाई है, डेल्टा पी वाई ओवर पी वाई वन प्लस पी वाई टू डिवाइडेड बाई टू। यहाँ भी देख लें एक दफा। हाँ, ये सही है। तो ये क्या है? डेल्टा पी वाई ओवर पी वाई वन प्लस पी वाई टू डिवाइडेड बाई टू। क्लियर हो गया? अगर इस केस में हम क्या किस तरह से क्रॉस देख सकते हैं? क्रॉस किसके लिए होगी? एक या तो सब्स्टिट्यूट्स के लिए होगा, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए होगा। सब्स्टिट्यूट्स कौन से होते हैं? द गुड्स विच कैन बी यूज्ड
as alternatives like tea and coffee, like उबर एंड क्रीम। तो दो चीजें जो एक दूसरे के ऑल्टरनेट के तौर पर यूज हो सकती हैं। मसलन आपको प्यास लगी है तो आप कोई कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो, आप कोई जूस भी ले सकते हो, आप पानी भी ले सकते हो। तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो एक चीज दूसरे के ऑल्टरनेट के तौर पर यूज हो सकती है। इस केस में जब किसी एक चीज की प्राइस बढ़ती है, प्राइस ऑफ लेट्स से एक्स बढ़ती है, तो डिमांड फॉर वाई जो है वो बढ़ जाती है। और अगर ये प्राइस कम होती है तो डिमांड फॉर वाई कम हो जाती है। अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन हो जाए, कभी कंफ्यूजन हो जाए, तो आप कैसे इसको चेक करेंगे? इसको आप कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। ये आम तौर पर हो जाता होता है कि आप जब लिखने में ये समझते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स नहीं होता, वो डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, ये प्राइस ऑफ कप ऑफ टी है, ये डिमांड फॉर कॉफी है। तो अगर आपको जो जो टी है उसकी अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर लोग प्रेफर करना शुरू कर देंगे कॉफी को। इसी तरह अगर टी की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग कॉफी छोड़ के टी पर आते जाएंगे। तो इसका आपस में रिलेशन क्या होता है? डायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट होगा तो क्रॉस इलास्टिक डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट्स क्या कैलकुलेट होगी? इट वुड बी पॉजिटिव। ये क्या कैलकुलेट होगी? पॉजिटिव होगी। और अगेन अगर हमारे पास कोई वैल्यूज हों तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि ये प्राइस ऑफ कॉफ़ी है और ये डिमांड फॉर टी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए अगर हम अप्लाई करें आर्क मेथड, तो आर्क मेथड में हमने क्या लिखा कि चेंज इन क्यू, यानी चेंज इन दिस वन जिसकी हमने क्वांटिटी ली है, ठीक है, तो दैट इज 50। और फिर इसका मिडल ईयर 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह फिर इसकी चेंज दैट इज 50, और फिर इसका हमने मिड ले लिया। रिजल्ट इज 1.4। अगेन इसकी इंटरप्रिटेशन है, अगर एक्स ई डी प्लस में आए तो इसका मतलब है कि जो हमने दो गुड्स ली थी इस डिस्कशन में उनका आपस में रिलेशन क्या है? दे आर द सब्स्टिट्यूट्स। लाइक इन दिस एग्जांपल वी हैव टेकन कॉफी एंड टी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉफी एंड टी? दे आर द सब्स्टिट्यूट्स। ये आंसर जो है वो आपको ये बता रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है कोई एक्स वाई गुड कह दें और उसके बाद आप पूछेंगे ये आपस में एक्स वाई गुड का क्या रिलेशन है, तो आप किससे देखेंगे? आप इस साइन से देखेंगे। इफ द साइन इज पॉजिटिव इसका मतलब है दे आर द सब्स्टिट्यूट्स। और ये 1.4 क्या बता रहा है? कि क्रॉस इलास्टिक डिमांड इज ग्रेटर देन वन, और इलास्टिक डिमांड। नाउ व्हाट वुड बी द क्रॉस इलास्टिक डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? विच आर जॉइंटली डिमांडेड। और किसी एक की दो, अगर एक गुड और दूसरी गुड एक दूसरे के बगैर यूज नहीं हो सकती तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लाइक बैट एंड बॉल है, जैसे मोबाइल एंड सिम है, जैसे आप कह लें कार एंड पेट्रोल है। तो जो एक दूसरे के लिए ज़रूरी होती हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में अगर एक गुड की जो प्राइस है बढ़ जाए तो दूसरी गुड की डिमांड कम हो जाती है। मसलन मोबाइल की अगर मोबाइल की अगर प्राइस बढ़ जाए तो व्हाट अबाउट द डिमांड फॉर सिम्स? तो डिमांड फॉर सिम्स जो है कम हो जाएगी। अगेन अगर कन्फ्यूजन हो तो ये आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके उसको आपने देखना है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल सामने रखें और उससे आप देखें कि इनका रिलेशन क्या बनेगा। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू अ टेबल। इस टेबल से आप देखें कि हमने दो चीज़ें ली हैं, एक प्राइस ऑफ मोबाइल है और दूसरा डिमांड फॉर सिम्स है। ये प्राइस मोबाइल की प्राइस है, ये सिम्स की डिमांड है। जैसे प्राइस कम हुई तो इसकी डिमांड बढ़ गई। तो इसका यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि इनवर्स रिलेशन है तो आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में आंसर आने का मतलब है कि ये मोबाइल एंड सिम्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको अगर हम फार्मूला अप्लाई करें
और उसी तरह से ये डेल्टा क्यू है, ये क्यू है, डेल्टा क्यू है, जो क्वांटिटी होती है, डिमांड होती है, वो क्वांटिटी में है, तो इसलिए उसको डेल्टा क्यू हम उसी पैटर्न पे लिख सकते हैं। तो डेल्टा, ये डेल्टा क्यू है, और ये Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 उसको हमने लिया, फिर होल डिवाइड करके इस तरह से हमने ये फार्मूला वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया फार्मूले में, एंड वी गेट द आंसर दैट इज -0.8। अगेन दिस माइनस साइन शोज द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, and this 0.8 shows the demand is inelastic। ये डिमांड जो है इसकी क्या है, इनएलास्टिक है। एक और चीज जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड के लिए ये है कि अगर इसका आंसर आ जाए जीरो, जैसे कि हमने यहाँ पे ये बताया कि अगर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड का आंसर आ जाए जीरो, तो इसका मतलब है कि जो गुड्स हमने ली हैं उसका आपस में कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है, और अगर उसमें कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप ना हो तो गुड क्या होगी, दैट वुड बी इंडिपेंडेंट। उन गुड्स को क्या कहेंगे, वो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट गुड्स। इससे हमने ये देखा कि अगर हम प्राइस, क्रॉस, इनकम सारों की एक समरी बनाए, तो वो क्या है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है, अगर ये माइनस में आए तो गुड क्या होती है, नॉर्मल होती है। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड अगर प्लस में आए तो गुड क्या होगी, गिवन। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड अगर इसका आंसर प्लस में आए तो गुड होगी, नॉर्मल। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड अगर माइनस में आए तो ये होगी, गुड होगी, इंफीरियर। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड अगर प्लस में आए तो गुड्स का आपस में रिलेशन होगा सब्स्टिट्यूट्स। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड अगर माइनस में आए तो गुड्स का आपस में रिलेशन होगा कॉम्प्लीमेंट्स। और अगर क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड जीरो आ जाए तो गुड्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये जो समरी है ये बड़ी यूजफुल है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, और किसी ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को और करने के लिए। समटाइम्स आपके पास डेटा दिया होता है, उसके कई पार्ट्स होते हैं जिसमें कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होती है, फिर आपसे ये पूछते हैं कि ये जो गुड्स थी उसमें हमने ये आपस में सब्स्टिट्यूट थी, इनका रिलेशनशिप क्या था। तो इन दैट केस ये वाली इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।